हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू आर विद शिल्पा भाटिया अगेन। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के बारे में, TFSA। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ TFSA अकाउंट क्या होता है, TFSA ओपन करवाना क्यों ज़रूरी होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंट्रीब्यूशन लिमिट्स क्या होती हैं, कितनी जगह आप ओपन करवा सकते हो, आप मल्टीपल अकाउंट ओपन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो, आप कहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैं एड्रेस करने वाली हूँ एंड आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, डू वॉच इट टिल एंड आई एश्योर यू दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। उसके बाद भी कुछ डाउट्स रहे तो drop me a comment. As always, I'll be there to revert back to you. And do share this video with your friends and family so that even they will understand if they are coming to Canada or if they are already in Canada, the first thing they should do is to invest in TFSA. So let's just begin. Let's just clear out all your doubts with this video. सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले टाइम में मैं जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं वो उन सब के बारे में आपको पता चलता रहे एंड आप वो वीडियो देखो और वो इंफॉर्मेशन पे इम्प्लीमेंट करो। आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू दी complete and the correct information as always. So what is TFSA account? So it's a tax free saving account जिसमें आपके taxes, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया एंड फिर आप एक TFSA अकाउंट ओपन करवाते हो, राइट। तो बैंक में सेविंग अकाउंट पे आपको 1% या 1.5% जो भी इंटरेस्ट लगता है, राइट, तो उसमें आपको जो है वो टैक्स डिडक्टेबल हो जाता है कि उस पर आपको टैक्स लगेगा। आपका जो अमाउंट है उस पर तो लगेगा ही लगेगा, बट जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी लगेगा एंड उसमें बस पैसा जो है वो पड़ा ही रहता है, वो ज्यादा नहीं पड़ता। बैंक बहुत ही कम परसेंटेज आपको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। बट यही ऑन द अदर हैंड TFSA जो है ना वो एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं ये सब ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे जब हमने उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उस पर जो भी हमें कैपिटल गेन्स हो रहे हैं या प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर भी हमें कोई टैक्सेस पे नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने उस प्रॉपर्टी को बेचा, कोई भी आपका एसेट है, आपने उस एसेट को बेचा क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आपने जो बेचा उस पर आपको जो प्रॉफिट मिला उसमें आपसे टैक्सेस चार्ज करेगी। बट TFSA में जो होता है उसमें आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं, उसमें जो भी गेन्स हो रहे हैं, राइट, या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है TFSA अकाउंट का, जिससे आप टैक्स भी बचा सको एंड अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अच्छा बना सको। तो कुछ लोग सिर्फ TFSA अकाउंट ओपन करके सिर्फ उसी में ही पैसे रखते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को यही होता है कि हाँ अभी वो उसी में ही रखें। मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका ये प्लान है कि आपको सेकेंड ईयर की फीस भी सेव करनी है तो आप वो TFSA अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखने की बजाय उसमें सेव करो। आप उसमें से पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट, उसमें भी आपको कोई टैक्सेस नहीं लग रहा, राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैक्सेस, द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट के बारे में समझाती हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट क्या होता है। तो देखो, CRA जो है, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी, हर साल एक अमाउंट, एक लिमिट जो है वो बताते हैं कि हाँ 1st of January ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, वो ये बताएंगे कि इस साल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, आप TFSA में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो 1st of January जैसे 2024 में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन लिमिट बताई, वो कंट्रीब्यूशन रूम बताया, दैट इज $7,000। तो सिमिलरली इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2000 इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि 2019 में इतना, 2020 में इतना, 2009 से ये स्टार्ट हुआ कि इतने हर साल में इतना इतना लिमिट रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं अपने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कंट्रीब्यूशन लिमिट ट्रैक करना क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड उस वजह से बच्चे पेनल्टी भी पे करते हैं, नॉट बच्चे, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन TFSA, वो चाहे इमिग्रेंट्स है, PR पे है, वर्क परमिट पे है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, राइट, चाहे वो कोई भी हो, या इनफैक्ट वो कैनेडियन रेजिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स या सिटीजन्स क्यों ना हो, राइट, तो उन लोगों को भी वो पेनल्टी पे करनी होती है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको पेनल्टी से कैसे बचना है या फिर किस तरीके से हम अपना जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो लूज कर देते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन लिमिट को लूज कर देते हैं। मैं आपको वो भी समझाती हूँ। तो इनिशियली आई विल स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन लिमिट। तो हर साल का कंट्रीब्यूशन लिमिट जो है वो एड अप होता रहता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे
2023 में जो था वो 6500 कंट्रीब्यूशन लिमिट था जैसे मैंने आपको बताया, और अभी 2024 में 7000 है। तो 2023 6500 प्लस 7000, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो टोटल करके इतना लिमिट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 6500 2023 में कंट्रीब्यूट कर दिया, I'm just taking a hypothetical situation कि मैंने 2023 में 6500 डिपॉजिट कर दिया। अब मैं अगर और अमाउंट डिपॉजिट करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6500 है, राइट। तो आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर विच इज January 1st 2024। फिर मेरे को कंट्रीब्यूशन लिमिट के लिए और मिला, रूम मिला विच इज 7000। तो मैं उसमें अब और 7000, चाहे मेरी कैपेसिटी जो है वो 10,000 डिपॉजिट करने की हो कि मैं भाई मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मैं और ज्यादा पैसे डिपॉजिट करना चाहती हूँ, बट मेरे को मेरी लिमिट जो है वो अलाउ नहीं कर रही है। तो वो लिमिट अलाउ नहीं कर रही है जिस वजह से वो 6500 प्लस 7000, मैं सिर्फ इतना अमाउंट ही डिपॉजिट कर सकती हूँ। 6500 में ऑलरेडी कर चुकी थी तो अब मैं 7000 और कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2023 में 6500 ना करा होता, सिर्फ और सिर्फ 1500 करा होता, तो 5000 लिमिट मेरी वो वाली भी पेंडिंग है और 7000 ये भी ऐड हो गई। तो अभी 2024 में जो है मैं अराउंड 12000 और डिपॉजिट कर सकती हूँ क्योंकि टोटल मेरी जो लिमिट चलती जाएगी उतना अमाउंट मैं रख सकती हूँ। अब सिमिलरली 2025 में भी अगर हम अज्यूम करें कि 7000 ही लिमिट एड अप होगी तो मेरा जो 7000 प्लस 6500 था विच इज 13500, उसमें वो 7000 अगेन ऐड हो जाएगा विच विल अगेन कम टू अराउंड 20,500। तो टोटल लिमिट इस तरीके से इंक्रीज होती रहती है। अब अगर आप कैनेडियन बॉन्ड भी हो तो आपका लिमिट तब भी ऐसे कैलकुलेट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कि आप 18 प्लस इयर्स होने चाहिए, तभी यू आर एलिजिबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स TFSA। तो इनफैक्ट आप कैनेडियन बॉन्ड हो स्टिल आपको भी वो एक्सेस नहीं मिलता कि आप बचपन से ही कर सको या आपके नाम का अकाउंट ओपन हो सके। नो, आप जिस दिन 18 इयर्स के हो गए सिर्फ उसी ईयर से ही आपका कंट्रीब्यूशन लिमिट जो है एड अप होना स्टार्ट होगा। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हुए फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चों को ये डाउट रहेगा कि आप अभी आ रहे हो 2024 में आए हो विच इज लाइक अप्रैल, तो आप ये बोलोगे कि 1 जनवरी को तो वो रिन्यू हो गया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यस, जैसे 1 जनवरी 2024 के लिए कंट्रीब्यूशन रूम ओपन हुआ 7000 का, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 7000 डिपॉजिट करने के लिए। तो आप वो 7000 कैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे 500 करके करो, 50 करके करो, $100 करके करो, वो आपकी चॉइस है, राइट। एंड 2025 में उसमें फिर और 7000 ऐड हो जाएंगे तो आपके 14000 हो जाएंगे, फिर ऐसे 26, 27, तो इट विल कीप गोइंग ऑन। अब तो इसी तरीके से अगर कुछ बच्चे जो हैं दिसंबर 2023 में आए हैं तो उनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन लिमिट रहेगी, मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि आप 2023 दिसंबर में आए हो तो भी आप उस पर्टिकुलर जैसे दिसंबर में मतलब 2023 में जो कंट्रीब्यूशन रूम था दैट वाज 6500, करेक्ट। तो 6500 वो रहेगा चाहे आपने TFSA अकाउंट ओपन ना करवाया हो, बट मतलब यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट कि आप दिसंबर में आए हो, आपने TFSA अकाउंट ओपन नहीं करवाया, बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ और ओपनिंग अ TFSA अकाउंट, तो आपका कंट्रीब्यूशन लिमिट क्या रहेगा? तो क्योंकि आप दिसंबर में आए हो, लैंड कर रहे हो कनाडा, आपका स्टडी परमिट पे दिसंबर का डेट है, राइट। तो आपका जो 2023 का लिमिट है विच वाज 6500 वो प्लस 2024 का लिमिट विच इज 7000, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो मतलब तो भी आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 13,500 होगा जो कि मेरा वाला है, राइट। तो आपका सेम रहेगा। अब मैं जैसे अगर 2022 में आई थी तो मेरा वो 6000, चाहे मैंने 2022 में अकाउंट ओपन नहीं करवाया था, बट मैं वो अमाउंट के लिए एलिजिबल रही जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया, करेक्ट। क्योंकि वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपका एलिजिबिलिटी बताई, फर्स्ट थिंग आप 18 प्लस होने चाहिए, सेकेंडली आप रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट डजंट मीन यू शुड बी अ सिटीजन और अ परमानेंट रेजिडेंट, आप स्टडी परमिट पे भी हो सकते हो, वर्क परमिट पे भी हो सकते हो। आप इस TFSA के लिए एलिजिबल हो, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी जानना है कि हाँ आप कितना एलिजिबल हो, आपका कंट्रीब्यूशन लिमिट कितना है, तो आप CRA पे जाओ, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। CRA अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ भी मैं समझाऊंगी कि CRA अकाउंट कैसे खुद से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी समझाऊंगी, एंड टैक्सेस कैसे फाइल करने हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी के लिए हम इसी टॉपिक पे रहते हैं, TFSA पे। तो TFSA के बारे में बात कर रही हूँ। अभी आपको कंट्रीब्यूशन लिमिट समझ आ गया। अब कंट्रीब्यूशन लिमिट का 2-3 चीजें होती हैं।
जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये गलती होती है कि हम पेनल्टी ले लेते हैं। पेनल्टी कैसे लेते हैं? अब 7,000 आपकी लिमिट है और अगर आपने 8,000 उसमें डिपॉजिट कर दिया तो फिर आपको जो है वो जो $1,000 है उस पे हर महीने 1% की पेनल्टी लगेंगी, 12 महीने की 12% की पेनल्टी लगेगी। तो हमें इस पेनल्टी से बचना है, हमें ऊपर ओवर कंट्रीब्यूट नहीं करना है ताकि हमारा एक भी एक्स्ट्रा जो है डॉलर ना लगे, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी लगे, ना ही कोई चार्जेस लगे। अब जरूरी नहीं है कि वो 12% ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी इस महीने एक्स्ट्रा पेनल्टी हुई, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हुई, तो हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं? आप अपना वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको विड्रॉ करवा लो फटाफट। जब आप वो विड्रॉ करवा लोगे और आप अपनी लिमिट 6,000 पे वापस आ जाओगे तो फिर आपको पेनल्टी लगना बंद हो जाएगी। अब आपको पेनल्टी लगती किस अमाउंट पे? आपको टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगी कि अगर आपने 7,000 डिपॉजिट करवाया तो आपको 7,000 पे पेनल्टी नहीं लगेगी। जो आपको 6,000 अलग है, जो $1,000 आपके एक्स्ट्रा है सिर्फ उसी पे पेनल्टी लगेगी 1% की। तो इस तरीके से पेनल्टीज लगती है। अब अगर आपको विड्रॉ कब करना चाहिए? तो विड्रॉ हम तब करेंगे जब हमें हम अवॉइड करेंगे कि हम जैन या फेब में विड्रॉ करें। यहाँ पे एक मिस्टेक और करते हैं बच्चे, थिंकिंग जैन और फेब में वो सोचते चलो फरवरी में मेरे को पैसे चाहिए $1,000, मैं अभी निकाल लेता हूँ, 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं वापस डाल दूंगा, डन। बट आप ऑलरेडी आपका 6,000 का लिमिट था, वो पूरा 6,000 लिमिट ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, आपके पैसे उसमें सेव हैं, राइट, और आपने उसमें से $1,000 निकाल लिया। तो अभी आपके $5,000 उसमें बचे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि चल मैं $1,000 वापस डाल देता हूँ क्योंकि 5,000 बचे हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऐसा किया, मतलब सेम ईयर में करा, तो आपको जो है वो 1,000 एक्स्ट्रा काउंट होंगे, मतलब 6 के ऊपर ऐड हो जाएंगे वो, और उस 1,000 पे आपको पेनल्टी लगेगी। तो यू कैन नॉट डू दैट। एक कैलेंडर ईयर में आपकी उस लिमिट के हिसाब से आपने अपने 6,000 डाल दिए तो अब हो गया। अब आप उसमें चाहे 6 के 6 निकालो, चाहे आप 100 निकालो, 200 निकालो, डजंट मैटर। उसके ऊपर अगर आप वापस 100, 200, 300 कॉपी भी डालोगे उस पर आपको पेनल्टीज लगेंगी क्योंकि आपने अपना लिमिट फुलफिल कर दिया। अब वो 1,000 का लिमिट आपको वापस मिलता कैसे है? आप तो ये सोचो कि अरे मेरा 1,000 का लिमिट तो चला ही गया, वो काउंट कर रहा है 6,000, बट मैंने तो 1,000 नहीं डाला, मैं तो सिर्फ 5,000 डाला है। तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही न्यू ईयर आएगा, 1 जनवरी 2024 या 2025, जो भी नए साल का पहला दिन होगा, उसमें जब आपको न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट ऐड होगी, उस टाइम पे आपने जो विड्रॉ करा है तो वो वाली लिमिट भी आपकी रीगेन हो जाएगी। तो आपको इसमें आपकी लिमिट जो है वो लूज नहीं होती है, तो वो आपकी रीगेन हो जाएगी। अब आपकी 6,000 थी, नेक्स्ट ईयर आपको 6,000 और मिली, टोटल 12,000 हो गए, ठीक है। आपने 1,000 निकाला हुआ था, 5,000 था उसमें, राइट। तो अब आप नेक्स्ट ईयर जो है 7,000 डिपॉजिट कर सकते हो, 6,000 नए वाले और 1,000 जो आपने पिछले साल निकाले थे वो वाले आप कर सकते हो। इसलिए एडवाइस यही किया जाता है, रिकमेंडेशन यही है मेरी तरफ से, अगर आप कभी प्लान करते हो विड्रॉ करने का तो वो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर के बीच में, मतलब कुछ ऐसे विड्रॉ करो कि हाँ जनवरी में दोबारा रिन्यू हो जाए, पूरा साल आपको वेट ना करना हो। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके करना अगर विड्रॉ करते हो। अब एक और चीज है, अब TFSA अकाउंट में आपने पैसे लगाए, अब किस सिनारियो में हमारी लिमिट रीगेन नहीं होती है, मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे आपने जो TFSA में अपना अमाउंट लगा रखा है, ठीक है, आपने वो मार्केट में लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 आपने उसको मार्केट में लगा दिया, उन पैसों को आपने जो है स्टॉक्स ले लिए, आपने शेयर्स ले लिए, बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, ETF में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 इन्वेस्ट किया। अभी मार्केट जो है वो लो हो गया, राइट, मार्केट बहुत डाउन चला गया, 10,000 वाली चीज 5,000 पे आ गई, ठीक है। तो जब 10,000 वाली चीज 5,000 पे आ गई और अब आपको अचानक से बहुत इमरजेंसी में आपको जो है पैसे चाहिए कि भाई मेरे को आज ही आज पैसे चाहिए एट एनी कॉस्ट, या फिर कल चाहिए, मतलब इसी मंथ चाहिए। अब आपने सोचा कि कहीं और से पैसे वैसे लेने की बजाय मैं अपने इसमें से निकाल लेता हूँ, जो मैंने अपने TFSA अकाउंट से। अब आपने 5,000 आप लॉस में चल रहे थे, तो आपकी 10,000 की मार्केट वैल्यू जो थी 5,000 हुई पड़ी थी और आपने वो 5,000 निकाल दिए। अब जब आपने वो 5,000 निकाले और नेक्स्ट ईयर जब आपकी लिमिट रिन्यू हुई, 10,000 पे न्यू लिमिट मिल गई आपको 7,000 की, जो 7,000 था। अब वो जो आपके रिन्यूअल वाली बात होती है, वो तो आपको न्यू लिमिट मिली, जो मिलनी थी वो तो मिलेगी। रिन्यूअल वाली जब बात होती है तो आपको 10,000 लिमिट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका 5,000 मार्केट में लॉस था जब आपने 5,000 निकाले।
क्योंकि जब आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, जो आपका इनिशियल अमाउंट था वो 10,000 था, एक तरीके से आपने वही पूरा अमाउंट निकाला है। अब वो आपकी गलती है कि भाई वो लॉस था तो आपने लॉस में निकाला है। अब सपोज करो अगर आपने स्टॉक लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ए बी स्टॉक लिया, ए स्टॉक की वैल्यू थी $10, अब अभी उसकी वैल्यू हो गई $5। आपने वो $5 निकाल दिए, $5 लॉस में था, आपने वो $5 निकाल दिए। तो जब आपने वो स्टॉक बेच के वो $5 निकाल दिए तो लॉस में बिक गया ना वो स्टॉक। तो अब गवर्नमेंट के लिए तो वो 5,000 डूब गए, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट गई आपकी, तो वो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट ऐड नहीं होगी। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे हम लॉस कर देते हैं। तो यहाँ क्योंकि आपने वो खुद बेचा है वो स्टॉक को, तो ये कंट्रीब्यूशन लिमिट। तो हम TFSA अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं? तो TFSA अकाउंट जो है वो आप ओपन करेंगे या तो अपने बैंक्स के थ्रू कर सकते हो, जहां पे भी आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया आप उनसे जाके बात कर सकते हो। तो इनिशियली आप बैंक से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अभी आइडिया नहीं है, आप सीख रहे हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वेस्टिंग मोर, तो अभी फिलहाल आप बैंक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मेरा CIBC बैंक है तो मैंने अपने बैंक के साथ ही अभी स्टार्ट किया। उसके अलावा आप ब्रोकर्स के थ्रू भी कर सकते हो, वेल सिंपल यूज कर सकते हो, इट्स वेरी इजी टू यूज, उसका फीस भी कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से आई वुड रिकमेंड कि यू कैन ओपन योर TFSA अकाउंट इन विद वेल्थ सिंपल। एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि क्या मैं 2-3 अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? तो यस, आप वो करवा सकते हो, बट देन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 2 TFSA अकाउंट ओपन करवाए तो आपकी 2 बार कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट हो गई, ऐसा नहीं है। आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट होती है वो सेम ही रहती है, देन आपको डिवाइड करके चलना होता है। अगर जैसे मैंने बताया मेरी अभी कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट जो है 19,500 है, या फिर सपोज करो जस्ट राउंड ऑफ 20,000 है, तो आई हैव टू फिगर इट आउट कि 10,000 मैं बैंक के साथ कर रही हूँ, 10,000 मेरा दूसरा TFSA अकाउंट में जा रहा है, या फिर 5,000 उधर जा रहा है, 15,000 इन टोटल मेरा 20,000 ही रहना चाहिए एनुअली, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये गलती मत करना। अपना जो कंट्रीब्यूशन रूम है, ठीक है, आपका कितना लिमिट है कंट्रीब्यूशन का, वो चीज का ध्यान रखना, वो आपको खुद देखना होगा। अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू करवा रहे हो या अगर आप किसी भी और के थ्रू भी करवा रहे हो, मे बी दे विल नॉट गाइड यू, बट आपको खुद उसका जो है ना ट्रैक रखना होगा कि वो ट्रैक मिस आउट ना हो। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। अभी मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स हियर इन ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू कैन गेट। तो आप वो वीडियो जरूर देखना। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप टैक्सेस अपने फाइल कर लो 4 अप्रैल। काफी बेनिफिट मिलेंगे। एक बेनिफिट क्या मिला वो मैंने बताया, जब मेरे को फीस पे करनी थी तो मुझे कैसे हेल्प मिल गई पैसों की, तो वो चीज आप देख लेना मेरी वीडियो कि मैंने कैसे फीस अपनी मैनेज करी, उसमें आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच. Do not forget to like, share and subscribe my channel. Do share your comments if you found this video informative. Thank you.